नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थी, उसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 की परीक्षा के सभी 30 प्रश्नों को हल किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। ठीक है, निगेटिव टर्म आ गया नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कोई 19वीं का हो। ठीक है, अब देखिए रेफ्रिजरेटर, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट या टेलीविजन, तो इसका सही उत्तर होगा रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर कब की खोज है? ये 19वीं शताब्दी की खोज है। ठीक है, 19वीं शताब्दी की खोज है। अब व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। क्या रेफ्रिजरेटर का आविष्कार 19वीं शताब्दी में माना जाता है? पहली रेफ्रिजरेटिंग मशीन जैकब परकिस ने बनाया था। ठीक है, अब इसे हमें ध्यान रखना होगा, किसने बनाया था? जैकब परकिस ने पहली रेफ्रिजरेटर मशीन बनाया। किसने बनाया? जैकब परकिस ने। ठीक है, अब देखिए कह रहा है रेफ्रिजरेटर का जनक माना जाता है किसे? किसे रेफ्रिजरेटर का जनक माना जाता है? जैकब परकिस को रेफ्रिजरेटर का जनक माना जाता है। शेष सभी 20वीं शताब्दी की खोज है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ठीक है, बताइए हमको कि कविता के क्षेत्र में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? क्या विजय शेषराज ने जीता, गुलजार ने जीता या रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जीता या ट्रेसी के स्मिथ ने जीता? तो प्रिय विद्यार्थियों, कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? विजय शेषराज ने जीता। किसने जीता? विजय शेषराज ने जीता। कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार भारतीय मूल के विजय शेषराज को उनके कविता संग्रह थ्री सेक्शंस के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थ्री सेक्शंस फिर से पूछ सकता है, किसका कविता संग्रह है? थ्री थ्री सेक्शंस, तो विजय शेषराज का है। ठीक है, कविता के वर्ग में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार कार्ल फिलिप्स की रचना देन दी वार एंड सेलेक्टेड पोएम्स, ठीक है, 2007 से 2020 को प्राप्त हुआ है। देन दी वार एंड सेलेक्टेड पोएम्स को, जो कहाँ के थे? फिलिप्स की रचना है। 2023 का पुलित्जर पुरस्कार उन्हें मिला। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से पूछा जा रहा है कि लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? प्रिय विद्यार्थियों, हमें बस इतना नहीं जानना होगा कि किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, बल्कि जो टर्म होते हैं ना, जो टेक्निकल टर्म होते हैं खेल के, चाहे वो क्रिकेट से जैसे लेग बाई हो, थ्रो हो, बाई रन हो, ठीक है, वाइड हो, तो उसी तरह जैसे बैडमिंटन में कुछ है, ठीक है, बास्केटबॉल में कुछ है, ठीक है, कबड्डी में कुछ टर्म है, तो उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या को हम बड़े अच्छे ढंग से देख लेंगे तो हम लोग का सब लगभग आधा काम हो जाएगा। ठीक है, 50% काम होने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या क्रिकेट में लव ऑल शब्द का यूज करते हैं बैडमिंटन में या फुटबॉल में या फिर पोलो में? तो प्रिय विद्यार्थियों, लव ऑल शब्द का यूज हम कहाँ करते हैं? बैडमिंटन में करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जाम में ये पूछे कि लव ऑल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, ठीक है, ठीक है, अब देखिए आप ऐसे जोड़ लीजिए, लव ऑल सब इसको प्रेम करते हैं किसको? बैडमिंटन खेल को। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए। अब देखिए प्रश्नगत विकल्पों में लव ऑल शब्द का प्रयोग बैडमिंटन में होता है। इसके अतिरिक्त ड्यूस, ठीक है, ड्यूस, स्मैश, ठीक है, ड्रॉप, लेट, डबल फॉल्ट भी बैडमिंटन के क्या है? शब्द हैं। ठीक है, खेल में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अब देखिए और क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं चक्कर, बंडर, मलेट पोलो खेल में है। ठीक है, मल ऐसे आपसे पूछे मलेट शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो मलेट पोलो खेल में। ठीक है, मलेट क्या है? पोलो खेल में। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछे मलेट खेल किससे संबंधित है? तो पोलो खेल में। ठीक है, ड्रिबल, ठीक है, ड्रिबल, ऑफ साइड, ठीक है, पेनाल्टी, थ्रो इन, टच डाउन इत्यादि फुटबॉल खेल में प्रयोग होते हैं। ठीक है, मेडन ओवर, रबर, स्टम्प्ड, एसेज, हैट्रिक, लेग बाई, गुगली इत्यादि शब्द क्रिकेट में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग व्याख्या अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और प्रश्न को देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है किस शोध संस्था ने, ठीक है, हमसे कह रहा है किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक, ठीक है, और जो चुंबक का क्या वजन था? 50,000 टन वजनी बना रहा था। ठीक है, अब देखिए हमसे कह रहा है, ये जा रहा है कि किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व के सबसे बड़े चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा था। क्या वह
CERN सर्न जिनेवा बना रहा था। भाभा आणविक शोध संस्थान जो भारत में स्थित है उसने वो बना रहा था। या फिर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा यूएसए बना रहा था। ठीक। अब देखिए नासा का फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कभी पूछ सकता है नासा का फुल फॉर्म, तो ध्यान दीजिए क्या है। एन फॉर क्या होगा नेशनल, ए फॉर क्या होगा एरोनॉटिक्स, ठीक है, एस फॉर क्या होगा स्पेस, ए फॉर क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान। ठीक है, अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस शोध संस्थान ने घोषणा की कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक जिसकी वजन क्या है 50,000 टन वजन, ठीक है, बना रहा था। तो भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। भाभा आणविक शोध संस्थान जो है वो एक चुंबक बना रहा था जिसका वजन कितना था, जिसका वजन 50,000 टन था। प्रिय विद्यार्थियों पुनः सुनेंगे, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि कौन सा शोध संस्था, ठीक है, 50,000 टन वजनी चुंबक बना रहा था, तो आपको बताना होगा भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। अब देखिए, अब हमसे एग्जामिनर ये पूछे, व्याख्या में देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमसे पूछे कि मुंबई के ट्रामा में स्थित भाभा, ठीक है, अब जैसे पूछ ले कि भाभा आणविक शोध संस्थान स्थित है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न होने वाला है। ठीक है, भाभा आणविक शोध संस्थान, तो ये मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित भाभा आणविक शोध संस्थान द्वारा यह घोषणा की गई कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा था। ठीक है, अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न से पूछ रहे हैं कि क्या 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, क्या राष्ट्रीय वानिकी दिवस, पर्यावरण दिवस या फिर विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, या भोपाल दुर्घटना दिवस। तो ध्यान से सुनिए क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, जो वेंकट रमन थे, चंद्रशेखर सी वेंकट रमन या चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है, उन्होंने फोटान के विकिरण की, ठीक है, फोटान के विकिरण की खोज की। ठीक है, फोटान के विकिरण की खोज की। अब क्या हुआ, जब विकिरण की खोज कर दी तो भाई साहब मामला थोड़ा हो गया अच्छा, इनके लिए मामला हो गया अच्छा। ठीक है, अब इसी को हम लोग रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, लोग कहे नहीं अब हम लोग यहाँ आज से क्या है इसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पुनः ध्यान देंगे अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ठीक है, तो ये मत कहिएगा कुछ वैलेंटाइन डे से संबंधित होगा, नहीं गलत आप सोच रहे हैं। बल्कि आपको बताना होगा कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा इस दिन क्या हुआ, इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटान के विकिरण की घटना, ठीक है, वेंकट रमन ने क्या किया, विकिरण की घटना, किसके विकिरण की घटना, फोटान के विकिरण की घटना की खोज किया। ठीक है, वेंकट रमन ने क्या किया, वेंकट रमन जी ने फोटान के विकिरण की घटना की खोज की थी, जिसे बाद में क्या कहा गया, रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। ठीक है, जिसे बाद में रमन प्रभाव के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या प्रोफेसर यशपाल थे, प्रोफेसर पूनम बत्रा थे, प्रोफेसर डीएस कोठारी थे, प्रोफेसर बीके पासी थे। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि बताइए बताइए बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो सब लोग क्या सोचेंगे, लाओ डीएस कोठारी को मार दें, बहुत चर्चित हैं। लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल ने क्या कहा, एक समिति बनाई जिसका नाम था बिना बोझ के सीखना। व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से देखेंगे और हम अपना एक प्रश्न एकदम तैयार कर लेंगे। ठीक है, हमसे कह रहे हैं बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे। उन्होंने वर्ष 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। और विद्यार्थियों हमको पुनः ध्यान देना होगा, अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछे कि बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, ये प्रश्न पुनः आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने वर्ष 1993 में, ठीक है, अच्छा
कब रिपोर्ट प्रस्तुत की? 1993 में। और क्या लिखा, कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता असंतोषजनक रही है। ठीक है, स्कूली शिक्षा में हुए परिवर्तनों के संदर्भ में इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुनर्निर्माण किया जाए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी, ठीक है, प्रशिक्षणार्थी क्या करे? स्व अधिगम तथा स्वतंत्र चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। अब देखिए यह भी प्रश्न रिपीट है, बस आप ध्यान दे देंगे तुरंत सही हो जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं सही जोड़ा कौन सा है? ठीक है, सही जोड़ा कौन सा है? क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सितंबर 1981 में स्थापित हुआ? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे इग्नू कहते हैं, क्या 1985 में? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वयस्क शिक्षा, ठीक है, प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी। ठीक है, अब देखिए तीन क्या है इसमें, तीन गलत चीजें बताई गई हैं और एक सही चीजें बताई गई हैं, उन्हें जो है खोज के हमें निकालना है। इसके पहले के प्रश्न पत्र को जब हम लोग हल कर रहे थे तो प्रिय विद्यार्थी एक प्रश्न आया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, और उसमें एक विकल्प था 1985 जो कि सही था। ठीक है, अब देखिए कितनी बार दोबारा ये प्रश्न पूछ लिया गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, अब दूसरे तरीके से पूछा गया। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा यह प्रश्न पुनः रिपीट हुआ है तो फिर रिपीट हो सकता है। ध्यान दीजिए विकल्प में किसी तरह या तो मिलान से रिपीट हो सकता है, ठीक है, या तो सीधे सीधे देकर पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इस तरह पूछेंगे निम्न में से कौन एक सही है, कौन एक गलत है, फिर इसी का सन बदल लेंगे, इस तरह प्रश्न। तो हमें ध्यान देना होगा कि इस बात को हमें बिल्कुल याद कर लेना होगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो प्रिय विद्यार्थी 1985 को हुई। व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे क्योंकि इसकी व्याख्या तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए हमसे ये कह रहा है ना कि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, ठीक है, की स्थापना एक वैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 को हुई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगस्त 1995। ठीक है, अगर ये अगस्त 1995 लिखा होता तो सही हो जाता कि एनसीटीई मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 को हुई। ठीक है, 1995 को हुई। ठीक, अब देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 को हुई, ये तो सही है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1987 में देश के सभी प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किया गया। अब यहाँ क्या कर दिया? वयस्क शिक्षा नहीं, ये क्या था? प्राथमिक स्कूल के, ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए था। ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा अगर ये विकल्प में होता तो ये सही हो जाता। अब देखिए प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी कह रहे हैं। अब देखिए प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। ठीक है, कौन है? अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, ये प्रथम शास्त्रीय भाषा क्या है, तो हमें ये बताना होगा कि प्रथम शास्त्रीय भाषा क्या है? तमिल है। ठीक है, क्या है? तमिल है। अगर हमसे एग्जाम में दिया पूछे कि प्रथम शास्त्रीय भाषा क्या है, तो तमिल है। ठीक है, इसे कब दर्जा दिया गया? तो 2004 में दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को और देखते हैं हम लोग बड़े अच्छे ढंग से। हमसे कह रहा है कि यह दर्जा 2004 में प्राप्त हुआ, उसके बाद हमसे कुछ और बातें बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, 5 अन्य क्या है? अन्य भाषाओं को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम तथा उड़िया। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, अभी एक भाषा और जुड़ी है तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 7 हो गई है। शायद पाली को जोड़ा गया है। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कमेंट में बता दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? क्या मीन है, या मोड है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है? ठीक है, अगर हमसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो हमको क्या बताना होगा? ठीक है, अच्छा मध्यमान है कि नहीं है, बहुलांक भी है, ठीक है, मध्यांक भी है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक है, लेकिन जो ये प्रामाणिक विचलन दे रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहे हैं, यह क्या है? यह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से देखते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मध्यमान, बहुलांक
तथा मध्यांक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, जबकि प्रमाणिक चलन विचलनशीलता के मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रमाणिक विचलन विचलनशीलता का स्थायी सूचकांक है। यह विधि अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि उपयुक्त तीनों विधियां दोषपूर्ण हैं। इन दोषों के कारण विचलनशीलता का उपयुक्त मापन नहीं हो पाता है। कार्ल पियर्सन ने सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया था। ठीक है, हमसे अगर एग्जाम में पूछे कि क्या कि किसने जो है, ठीक है, कार्ल पियर्सन ने किस विधियों का प्रयोग किया, ठीक है, तो प्रमाणिक विचलन, ठीक है, चलन और विचलनशीलता का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं, हमसे क्या बता रहे हैं। व्याख्या तो हो गया, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन एक वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है। निगेटिव खोजना है। सहसंबंधात्मक शोध, ठीक है, सहसंबंधात्मक शोध यह भी है। ठीक है, कोरिलेशन रिसर्च, कंपैरेटिव रिसर्च माने तुलनात्मक शोध भी है। सर्वेक्षणात्मक शोध मतलब सर्वे रिसर्च भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रायोगिक शोध नहीं है। ठीक है, प्रायोगिक शोध क्या है, वर्णात्मक शोध नहीं है। ठीक है, प्रायोगिक शोध अगर हमसे पूछे तो क्या है, वह वर्णात्मक शोध नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग, बहुत मजा आने वाला है। कह रहे हैं कि सहसंबंधात्मक शोध, ठीक है, संबंधात्मक शोध, ठीक है, तुलनात्मक शोध और सर्वेक्षणात्मक शोध अप्रायोगिक शोध है। ठीक है, जो वर्णात्मक शोध का क्या है, प्रकार है। जैसे हमसे पूछ ले कि वर्णात्मक शोध के प्रकार कौन है, तो हमें ध्यान देना हो सहसंबंधात्मक शोध, ठीक है, सहसंबंधात्मक शोध, ठीक है, तुलनात्मक शोध, सर्वेक्षणात्मक शोध, ठीक है। वर्णात्मक अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं का अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वर्णात्मक शोध से क्या होता है, जो सामाजिक समस्या होती है उनका क्या करते हैं हम लोग, व्यापक ढंग से अध्ययन करते हैं। ठीक है, प्रायोगिक शोध में अनुसंधानकर्ता स्वतंत्र चरों तथा आश्रित चरों के मध्य कार्यकारण संबंधों का अध्ययन करता है, अन्य अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की जांच करता है तथा उपकल्पनाओं का वस्तुनिष्ठ परीक्षण करता है। ठीक है, अब देखिए हमसे अगला प्रश्न से क्या पूछ रहे हैं। अब देखिए ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हो रहा है अपने विद्यार्थियों, हमसे पूछ रहे हैं किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सामवेदिक दर्जा ठीक है प्रदान किया गया। ठीक, अब देखिए सामवेदिक दर्जा, देखिए शब्दावली पे ध्यान दीजिए। ये हमसे पूछा है कब सामवेदिक, देखिए सबसे पहली बार अगर हम बात करें, ठीक है, कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, ठीक है, कब समाविष्ट किया गया, तो उसका उत्तर था क्या, 28 दिसंबर 1953 को। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान को सामवेदिक दर्जा दिया गया, तो क्या है कि 1856 में है। ठीक है, 1856 में, 1966 में है, या फिर 1976 में है, या फिर 1986 में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1956 में है। ठीक है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान को सामवेदिक दर्जा दिया गया, तो 1956 को दिया गया। अब देखिए व्याख्या को बड़े अच्छे ढंग से और ध्यान से सुनते हैं। कह रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। ठीक है, भारत सरकार ने संसद अधिनियम इसे वर्ष 1956 में सामवेदिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, वर्ष वर्तमान में प्रोफेसर मनी डाला जगदीश कुमार इस संस्था के चेयरमैन थे। ठीक है, अब देखिए अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1956 को हुई। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई, तो हमें बताना होगा कब हुई, 1956 को हुई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न से ये पूछा जा रहा है कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान, टर्म पे ध्यान दीजिएगा, हम तो पूछे भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, क्या वह आईआईटी मुंबई है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी कानपुर है, या आईआईटी खड़गपुर है। इसका सही उत्तर क्या होगा, आईआईटी कानपुर। इसके पास क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान, ठीक है, जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो आईआईटी कानपुर है। ये देखिए करंट से प्रश्न कर रहे हैं, जून 2014 में आईआईटी कानपुर का, ठीक है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना जिसके पास क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक, पुनः रिपीट हो सकता है। अब देखिए नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया। देखिए भी करंट से प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया, क्या मीडिया के लिए, नेत्रहीनों के लिए,
किसानों के लिए, पर्यटकों के लिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, संदेश पाठक लाओ नेत्रहीन के लिए मार देते हैं, ठीक है, लाइए विकल्प लगा देते हैं नेत्रहीनों के लिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आपकी सोच एकदम गलत है। अब देखिए क्या होगा, संदेश पाठक किसके लिए विकसित किया गया, तो किसानों के लिए विकसित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि संदेश पाठक जो नया सॉफ्टवेयर किसके लिए विकसित किया गया, तो किसानों के लिए विकसित किया गया। निरक्षर किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया जो उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। देखिए प्रश्नों को सॉल्व करने से ये पता चल रहा है कि करंट का कितना महत्व है, और ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ भी पढ़ लिया आ गया, ठीक है, कि कौन मुख्यमंत्री बना, कौन राष्ट्रपति बना, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, बारीक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब हमें करंट पर एकदम बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, पीसीएस टाइप के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई या फिर आप इसको कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। हमसे ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में, देखिए ये सारे जो है, अगर प्रोलोग की बात करें, फोर्ट्रॉन की बात करें, सी कोबोल की बात करें, ये सब क्या है, कंप्यूटर भाषा है, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी भाषा, ठीक है, कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हेतु प्रयुक्त की जाती है, मतलब एआई, ठीक है। ये सब क्या है, ये एआई जो है हम लोग के लिए क्या है, ठीक है, एक खतरा है, ठीक है, बहुत सी नौकरियां जाने वाली हैं, तो इसलिए हम लोग का ये दायित्व है कि जितनी जल्दी हम लोग सफल हो जाएं उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए हमसे कह रहा है कि कौन सी भाषा एआई की भाषा हेतु प्रयुक्त होती है, क्या प्रोलोग प्रयुक्त होती है, ठीक है, फोटोन प्रयुक्त होती है, या सी या कोबोल, तो इसका सही उत्तर होगा प्रोलोग, ठीक है। प्रोलोग जो है, प्रोलोग क्या होता है, प्रोलोग प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि प्रोलोग, ठीक है, का पूरा नाम बताइए, तो आपको बताना होगा प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, क्या बताना होगा, प्रोग्रामिंग, हाँ, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक क्या है, क्या है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक क्या है, तो यह है आपका प्रोलोग, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ था, क्या मामला था, कैसे आया ये, अब देखिए क्या ना, प्रोलोग का पूरा नाम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। इस भाषा का विकास जो है 1973 में फ्रांस के कृत्रिम बुद्धि संबंधी कार्यों को करने के लिए किया गया था, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों ने देखा था कि एक प्रश्न एब्रिविएशन से जरूर आ रहे हैं, और वो देखिए फिर पुनः पूछ लिया, ठीक है। तो हम लोग एकदम अच्छे से तैयार करके जाएं, जो कंप्यूटर से संबंधित एब्रिविएशन हो उनको एक बार जरूर पढ़ के जाएं। देखिए कह रहे हैं कि क्लास क्या है, क्या विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, विद्यालयों में पूर्ण साक्षरता एवं अध्ययन, या फिर विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षर एवं विद्यार्थी, ठीक है। अच्छा ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए अगर हम लोग इंग्लिश के विकल्पों को देखें तो ज्यादा आसान होगा हम लोगों के लिए, ठीक। तो क्लास का क्या होता है फुल फॉर्म, ठीक है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, ठीक है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन, ठीक है। अब देखिए जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास है, इसको तोड़ के समझते हैं, हमेशा के लिए याद करते हैं क्लास, ठीक। तो देखिए सी फॉर क्या हुआ, सी फॉर क्या हुआ, कंप्यूटर हुआ, ठीक है, कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, ठीक है। एल फॉर क्या हुआ, एल फॉर हुआ लिटरेसी, ठीक है, लिटरेसी, जिसको हम लोग साक्षरता बोलते हैं, लिटरेसी, लिटरेसी, ठीक है। अब देखिए ए फॉर क्या हुआ, ए फॉर कुछ नहीं एंड, ठीक है, एंड। एस फॉर क्या हुआ, एस फॉर हुआ स्टडीज, ठीक है, स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। एस एस का फुल फॉर्म क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए एस एस का फुल फॉर्म ये नहीं हुआ कि शिवम शुक्ला, नहीं, क्या हुआ, स्टडीज, ठीक है, स्टडीज, हाँ, स्टडीज इन स्कूल, ठीक है, इन स्कूल, ठीक है। पुनः ध्यान देंगे प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है, पुनः रिपीट हो सकता है। हमसे पूछे कि क्लास क्या है, ठीक है, क्या विद्यालयों में साक्षरता एवं विद्यार्थी परिषद है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है, तो जी प्रिय विद्यार्थियों एकदम सही है कि विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है, ठीक है। अगर क्लास का फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। मेरे साथ पुनः ध्यान दीजिए, क्लास का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। पुनः ध्यान दीजिए, अगर हमसे एग्जामिनर या पूछे क्लास क्या है तो आपको बताना होगा कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि क्लास
क्लास का पूर्ण रूप कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल है। ठीक है, विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमसे बोला लिस्ट वन और लिस्ट टू मैं दे रहा हूँ, आप मिलाइए। ठीक है, अच्छा इस प्रश्न में एक चीज हमें सही करना होगा, क्या कि इस इनपुट की जगह हमें आउटपुट लिखना होगा, तब ये प्रश्न सही होगा। ठीक है, इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, आउटपुट डिवाइस लिख देना होगा, आउटपुट बस लिख दीजिए, हो गया प्रश्न सही। देखिए आउटपुट डिवाइस क्या है, तो प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर है। ठीक है, अब देखिए एम एस डॉस क्या है, एम एस डॉस ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, अरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, सीपीयू है। कंप्यूटर की जगह चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला उत्तर सही हो रहा है, पहला उत्तर सही हो रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर है। आउटपुट डिवाइस क्या है, तो प्रिंटर है। ठीक है, एम एस डॉस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को बड़े ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि एम एस डॉस सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, ज्ञातव्य है कि प्रश्न में इनपुट डिवाइस दिया है जबकि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनपुट की जगह आउटपुट कर लिया और प्रश्नों को सही कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, देखिए ये पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने 21 से पेपर सॉल्व किया और 14 तक पहुंच गए हैं, और देखिए कहीं ना कहीं इससे प्रश्न मिलते जुलते मिल ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में जो है, ठीक है एकदम सही है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, एकदम सही है। ओजोन छेद यूरोप नहीं, ओजोन छेद किससे है, अंटार्कटिक से संबंधित है। ठीक है, ओजोन छेद किससे संबंधित है, तो ओजोन छेद अंटार्कटिक से संबंधित है। ठीक है, अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि ओजोन छेद किससे संबंधित है, तो अंटार्कटिक से संबंधित है। ठीक है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2014 की थीम स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एकदम सही। परमाणु बम द्वितीय विश्व युद्ध में यूज हुआ है, ये भी सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, ये तो मतलब इतना बार पूछा गया ना चिपको आंदोलन से प्रश्न। ठीक है, कि कौन थे, कौन सहायता किया है। ठीक है, अभी देखिए एक आध प्रश्न और मिल जाएगा हम लोगों को आगे। ठीक, श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से, ये भी सही है। लेकिन ओजोन छेद जो बता रहे हैं यूरोप से, यह अंटार्कटिक से होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने 17 नंबर का प्रश्न से पूछा जा रहा है कि जैव पारिस्थितिकी। ठीक है, अब देखिए यह भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जैव पारिस्थितिकी। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, कहाँ सबसे समृद्ध है जैव पारिस्थितिकी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, क्या ट्रॉपिकल रीजन्स में या पोलर रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स में या ओशियंस में। ठीक है, क्या वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे समृद्ध है, ठीक है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, या फिर महासागरों में। तो इसका सही उत्तर होगा जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है। बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन ट्रॉपिकल रीजन्स, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ है, तो हमें यह बताना होगा कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध कहाँ है, तो हमें यह बताना होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न से यह पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कई बार प्रश्न आया, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो कह दिया ना, वो परीक्षा में प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, वो बताइए 2005 से 2010 के दशक को घोषित किया, क्या सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के विषय हेतु शिक्षा का दशक, पर्यावरण के लिए शिक्षा का दशक, या पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा का दशक। तो क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया, क्या, सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को घोषित किया, तो सतत विकास के हेतु शिक्षा का दशक। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 2014 के दशक को सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया। ठीक है, अब देखिए
जो दशक है उनको देखते हैं, पुनः रिपीट हो सकता है प्रश्न। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख दशक कौन है? सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक, ठीक है, 2014 से 24 तक, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि अब सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक, तो ये 14 से 24 है, ठीक है। अब इस समय क्या चल रहा है, इस समय कौन सा दशक चला है? तो पोषण पर कार्रवाई का दशक, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, रिपीट कर सकता है, पोषण पर कार्रवाई का दशक, ठीक है, 2016 से 2025, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, कौन सा दशक है? तो हमसे कह रहे हैं गरीबी उन्मूलन के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र दशक, ठीक है, राष्ट्र दशक 2018 से 28 तक है। सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक 2021 से 30 तक है, ठीक है। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, ये पूछ सकता है, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, ठीक है, ये कब है? 22 से 32 है। कब है? 22 से 32 है। पुनः ध्यान देंगे, स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब से कब है? तो 22 से 32 है। सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक 24 से 33 तक है, ठीक है, 9 वर्षों तक है। सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक तो 24 से 33 तक है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है, हमसे एग्जामिनर यह पूछ रहे हैं कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP कहाँ स्थित है, ठीक है। अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि ग्रेट हिमालयन, ठीक है, हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP मतलब द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड इन क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है, या फिर उत्तराखंड में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में, या जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर हमसे एग्जामिनर पूछे ग्रेट हिमालयन हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ग्रेट हिमालयन हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, हिमालयन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं ग्रेट हिमालयन हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए अगर बहुत करीबी आंसर दे दिया कि ठीक है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो किस जिले में है, ठीक है, तो कुल्लू जिले में। यह विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ठीक है, इसीलिए तो पूछ लिया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित इस उद्यान को वर्ष 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। अब देखिए चिपको आंदोलन से कितनी बार प्रश्न, अभी हम लोगों ने चर्चा की था कि पुनः एक प्रश्न आगे मिलेगा, ठीक है। वहां सुंदरलाल बहुगुणा दे दिया, यहाँ गौरी देवी दे दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए हमसे कह रहे हैं गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, गौरा देवी किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। पारसिकी से कौन संबंधित है? एजी टांसले संबंधित है, ठीक है। एजी टांसले किससे संबंधित? पारिस्थितिकी से। ग्लेशियोलॉजी क्या है? ग्लेशियर का अध्ययन, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला सही उत्तर हो जाएगा क्या कि गौरा देवी चिपको आंदोलन, पारसिकी से एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले, और ग्लेशियोलॉजी से ग्लेशियर, पृथ्वी दिवस से 22 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए प्रश्नों को बड़े ध्यान से व्याख्या को देखते हैं, ठीक है। हमसे वही बता रहे हैं हम लोगों ने पढ़ के आया कि गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, पारिस्थितिकी एजी टांसले से संबंधित है, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। हमसे ये पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था क्या? 1892 में, 1905 में, 1911 में, 1927 में। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा 1911 में क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, ठीक है। अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया। तो विद्यार्थी हमसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1911 को बनाया गया, ठीक है। व्याख्या को बड़े ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमसे कहा यह जा रहा है कि जॉर्ज पंचम के सम्मान में, ठीक है, जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ठीक है, जिसमें राजधानी कलकत्ता को स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। पहले राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता या कोलकाता थी, उसको स्थानांतरित करके कहाँ बनाया गया? दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली में। लेकिन कब बनाई गई हमसे पूछा जा रहा है, तो 1911 में, ठीक है। अब देखिए 1912 में दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ, ठीक है, तो करीबी विकल्प 1911। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काल
ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। क्या 1050 से 1205 ईस्वी, 1200 से 1206 से, ठीक है, 1226, ठीक है, लगभग कितना 1300 वर्ष, 300 वर्ष, ठीक है, 1526 से 1709 ईस्वी, 1709 से 1850 ईस्वी, ठीक है, तो इसका 1719 से 1850 ईस्वी, तो इसका सही उत्तर होगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। ठीक है, अगर हमसे एग्जामिनर यह पूछे कि कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना होगा कि क्या 1206 ईस्वी से कितना 1526 ईस्वी, ठीक है, 1526 ईस्वी। अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। हमसे कह रहे हैं 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, मैं मान लिया। सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार इस प्रकार है, क्या, गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश, ठीक है, 1290 से 1320, तुगलक वंश, ठीक है, 1320 से 1400, सैयद वंश 1414 से 1451, लोदी वंश 1451 से 1526। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शहरों में कौन एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक देश है, ठीक है, कौन सा एक देश है जो जो कर्क रेखा के, ठीक है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा एक शहर है जो, ठीक है, कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है। जोधपुर, दिल्ली, कोलकाता या नागपुर, तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा क्या है, ये प्यारा देश हमारा भारत है, ठीक है, हमारा प्यारा देश क्या है, भारत है ये, ठीक है, भारत है। तो जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा देखिए कैसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है। अब यहीं पे है पश्चिम बंगाल और यहीं है कलकत्ता, तो एकदम समीप किसके स्थित है। ये चार विकल्प में क्या, कौन सा सबसे सटीक उत्तर होगा, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा, कलकत्ता, ठीक है, या कोलकाता, तो इसका सही उत्तर होगा सी। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। ठीक है, व्याख्या में क्या बता रहा है, हमसे बता रहे हैं कि कर्क रेखा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसको ऐसे अगर हम लोग मैप से पढ़ते हैं ना, तो ये हमेशा के लिए याद होने वाली चीज है। ठीक है, हमेशा के लिए याद होने वाली चीज है। ठीक है, अब देखिए कर्क रेखा ऐसे गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान देना है कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, और क्रम से आप ध्यान दे दीजिए, बस आपका काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे गुजरात शुरू हुआ, ठीक है, गुजरात, ठीक है, अच्छा राजस्थान कुछ भाग यहाँ ऐसे है। ठीक है, तो ये राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है भाई, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, फिर झारखंड, झारखंड हो गया भाई साहब, फिर क्या, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कितने राज्य हो गए, चार, तीन तीन छह हो गए। ठीक है, अब देखिए पूर्वोत्तर के जो सेवन सिस्टर है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, तो अब देखिए चार चार आठ, पुनः ध्यान देंगे अगर हमसे पूछे कि कौन से जो है, ये प्रश्न तो कई बार पूछता है कि कौन से, अब देखिए कभी प्रश्न बनाने की कर्क रेखा से भारत कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, झारखंड आएगा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा, सॉरी, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय तो ऊपर, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे ये कह रहे हैं कि कर्क रेखा में, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजर कर, उससे वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ठीक, अब देखिए यही क्रम पूछ लें कि पूर्व से पश्चिम लगाइए या पश्चिम से पूर्व लगाइए। ठीक है, तो अगर जब हम मैप से याद करते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, गुजरात में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए यह भी प्रश्न बन चुका है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो गुजरात में माही नदी है। ठीक है, वो क्या करती है, 2 बार काटती है। ठीक है, अब देखिए प्रदत्त विकल्पों में कोलकाता 22.33 डिग्री उत्तर कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने यह प्रश्न पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या, निम्नलिखित में से हमको ये बताइए कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया। ठीक है, हमसे डैम से प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा एक डैम जो है भागीरथी नदी पर है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दी भागीरथी रिवर। ठीक है, क्या भाखड़ा नंगल बांध है, उकाई बांध है, नागार्जुन बांध है,
या टिहरी बांध है? तो इसका सही उत्तर होगा टिहरी बांध। ठीक है, हमसे एग्जाम में यह पूछे कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो टिहरी बांध बनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, हम अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो हमें यह बताना होगा कि भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बनाया गया। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे एग्जाम में यह पूछे कि भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो टिहरी बांध बनाया गया। अब कहाँ पे है टिहरी बांध? उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए टिहरी भागीरथी, ठीक है, उत्तराखंड में। ठीक है, टिहरी भागीरथी। ठीक है, अगर हम लोग बार बार सही से उच्चारण करें तब भी जो है याद कर सकते हैं। क्या? टिहरी भागीरथी। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और कोड के अनुसार सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अच्छा दीने इलाही किसको कहते हैं? दीने इलाही की उपाधि किसने धारण की? अकबर ने। ठीक है, दास वंश को किसने समाप्त किया? ठीक है, दास वंश या कौन संबंधित है? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। साइमन कमीशन कब भारत है? 1928 में है। औषधि, ठीक है, चरक को औषधि से संबंधित माना गया है। तो पहले का चौथा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप एक कर दीजिए इसको, तब सही हो जाएगा। एक है ये, ठीक है, एक है, मिस प्रिंटिंग है, तो सी विकल्प सही हो गया। ठीक है, दास वंश क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। साइमन कमीशन 1928। ठीक है, औषधि चरक। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। कह रहा दीने इलाही अकबर, दाशवंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, साइमन कमीशन 1928, औषधि चरक। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा? ठीक है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर क्या जोड़ा गया? संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि किस, ठीक है, अगर हमसे ये पूछे कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य के स्थान पर, ठीक है, कौन से शब्द जोड़े गए? संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, पढ़ा जाने लगा। क्या 42वें संविधान संशोधन, 47वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा या 92वें संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या हुआ? 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? संपूर्ण प्रतिभा संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोक गणतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिभा प्रभुता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए हमें पुनः ध्यान देना होगा, संविधान में उल्लिखित संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न संविधान में है। ठीक है, देखिए कितना आसान प्रश्न। ठीक है, बस हमें ध्यान से पढ़ना है और सही से गोला भर देना है। संविधान में है 392 अनुच्छेद व 12 अनुसूची, या 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूची, 397 अनुच्छेद व 12 अनुसूची, या 399 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे। ठीक है, 24, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संशोधन में कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए क्रम अनुसार संविधान में। ठीक है, क्रम संख्या के अनुसार संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे कह रहा है कि रेनबो क्रांति संबंधित है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से। ठीक है, या फिर हमसे कह रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास से, बैंकिंग क्षेत्र के समग्र विकास से, या ग्रीन हाउस प्रभाव के न्यूनीकरण से। ठीक है, तो रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? रेनबो क्रांति कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आए विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंधित है। ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ठीक है, कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है, ठीक है, वो क्या है? उसके समग्र विकास से संबंधित क्या है? रेनबो क्रांति संबंधित है, जिसको इंद्रधनुषीय क्रांति भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्या कि
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, ठीक है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। ठीक है, व्याख्या, इंद्रधनुषीय क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न से पूछा ये जा रहा है कि 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, क्या उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, भारत के सभी राज्य में? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण रिपीट हो सकता है। तो 1972 में, ठीक है, प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई। ठीक है, कहाँ प्रारंभ की गई? अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि बताइए बताइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आ गया है कि 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखिए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। हमसे कह रहे हैं कि वर्ष 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना सर्वप्रथम 1972 से 73 महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने संविधान में वर्णित काम के अधिकार को महत्व देते हुए यह योजना लागू की। ठीक है, क्या किया? काम के अधिकार को महत्व देते हुए यह योजना लागू किया। वर्तमान में यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर ली गई, जिसे वर्ष 2005 में अधिनियमित किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ है इसको महात्मा गांधी, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में क्या कर दिया गया? शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 प्रभाव में आया, 2009 प्रभाव में आया। ठीक है, यह प्रश्न रिपीट हो सकता है। हमसे कह रहे हैं कि बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में था। ठीक है, प्रभाव में कब आया? ठीक है, देखिए क्या 1 जनवरी 2010 को आया, 1 फरवरी 2010 को, 1 मार्च 2010 को या 1 अप्रैल 2010 को? तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, कब आया? 1 अप्रैल 2010 को। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में कब आया? तो 1 अप्रैल 2010 को। व्याख्या को बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे। कहना कि संविधान के 86वें संविधान अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या हुआ, 21 ए जोड़ा गया था कब? 86वें संविधान 2002 द्वारा। ठीक है, जो यह प्रावधान क्या करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के, ठीक है, सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए कर्तव्य प्रबंध करेगा। ठीक है, इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया। ठीक है, क्या पारित किया गया? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, जो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। हमसे प्रश्न भी यही पूछा गया। क्या पूछा गया? पुनः रिपीट करेंगे। ठीक है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का, ठीक है, अगर पूछे अधिनियम 2009 में प्रभाव में आया तो वो कब? ठीक है, वो कब प्रभाव में आया? ठीक है, दो, ठीक है, वो तो था कि बालकों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है, लेकिन कब प्रभाव में आया? तो 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अब हम लोग 30 प्रश्नों का रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है। ठीक है, तो उसमें 4 विकल्प थे, जिसमें रेफ्रिजरेटर क्या था? 19वीं शताब्दी का खोज था, जिसको जैकब पर्किस ने पता खोजा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, हमसे पूछे थे कविता के बारे में 2014 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? तो हम लोगों ने देखा विजय शेषराज। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये था कि लव ऑल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो बैडमिंटन में होता है। चौथा प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा था कि किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक जिसका वजन होगा 50,000 टन वजनी बना रहा है? तो भाभा आणविक शोध संस्थान, जो टाम्बे मुंबई में स्थित है, वो बना रहा था, टाम्बे मुंबई। ठीक है, हमसे पूछा गया 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो हम लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, हमसे छठा प्रश्न पूछा गया बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, हमें 4 जोड़ा दिया गया और उसमें पूछा गया कौन सही है? तो
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 लिखा था, तो वही सही हुआ। ठीक है, हमसे 8वां प्रश्न ये पूछा गया कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो प्रामाणिक विचलन क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा गया कौन एक वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है, तो उसमें प्रायोगिक शोध क्या है, वर्णात्मक शोध का प्रकार नहीं है। और कौन कौन से वर्णात्मक शोध के प्रकार है, संबंधात्मक, ठीक है, तुलनात्मक और सर्वेक्षणात्मक। ठीक है, हमसे पूछा गया किस वर्ष विद्यालय अनुदान आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 1956 में। हमसे ये पूछा गया कि भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, तो आईआईटी कानपुर के पास 2014 में। नया सॉफ्टवेयर जो संदेश पाठक विकसित किया गया वो किसके लिए, तो किसानों के लिए। ठीक है, अच्छा हमसे ये भी पूछा गया कि निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में, ये देखिए ये प्रश्न पुनः रिपीट हो सकता है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय एकदम छाया हुआ है। ठीक है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो प्रयुक्त भाषा है वो उसको क्या कहते हैं, तो प्रोलोग कहते हैं, मतलब प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ठीक है, हमसे पूछा गया कि क्लास का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि क्या, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्टडी, ठीक है, स्टडीज इन स्कूल। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था कि हमसे आउटपुट डिवाइस प्रिंटर को मिलाना था, एमएस डॉस क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर के मस्तिष्क से कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अथवा सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा कंप्यूटर के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, उसके बाद हमसे 16वें नंबर का प्रश्न पूछा गया कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ओजोन छेद जो कि क्या है, आर्कटिक अंटार्कटिक से संबंधित है और उसमें यूरोप दिया था, तो यूरोप वाला गलत था। ठीक है, अब देखिए जैव पारिस्थितिकी से सबसे समृद्ध कहाँ है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अर्थात ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2015 से 14 के दशक को क्या घोषित किया था, तो सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। 19वें नंबर का प्रश्न से ये पूछा गया कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जीएचएनपी स्थित है कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हमसे सूची 1 को सूची 2 से मिलाने दिया गया जिसमें गौरा देवी क्या थी, चिपकॉन जिले से संबंधित थी, पारिस्थितिकी एजी ट्रांसले से संबंधित था, ग्लेशियोलॉजी ग्लेशियर कैदन से संबंधित था, और पृथ्वी दिवस कब 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया, तो 1911 में बनाया गया। ठीक है, हमसे यह भी पूछा गया कि भारतीय इतिहास में संतुलित काल के नाम से, ठीक है, किस समय को जाना था, तो हम लोगों ने देखा 1206 से 1526 का जो समय था वो सल्तनत काल का था। ठीक है, हमने हमसे यह भी प्रश्न पूछा गया कौन सा एक शहर निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा के एकदम समीप स्थित है, तो उसमें कोलकाता था जो कि सही उत्तर था। फिर हम लोगों ने 24वें नंबर का प्रश्न देखा कि कौन सा एक बात भागीरथी नदी पर बनाया गया, तो टिहरी बांध जो उत्तराखंड में स्थित है भागीरथी नदी पर बनाया गया। ठीक है, फिर से हम लोगों ने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलाना, तो दीर ने इलाही की उपाधि को अकबर ने, दास वंश से संबंधित कुतुबन ने, ऐबक ने, साइमन का भारत कब आया 1928 में, और सदी से चरक संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद हमसे 26वें नंबर का प्रश्न पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमसे ये पूछा गया कि भारतीय संविधान में है, तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, हमसे पूछा यह भी कि रेनबो क्रांति अर्थात इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से संबंधित है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि 1972 में प्रारंभ की गई गारंटीड रोजगार योजना, ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुई, तो महाराष्ट्र से प्रारंभ हुई। हमसे अंतिम प्रश्न ये पूछा गया कि बालकों के लिए मुफ्त, ठीक है, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है वो कब पारित हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को पारित हुआ। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 30 प्रश्नों को फास्ट ट्रैक रिवीजन के द्वारा देख लिया। ठीक है, अब देखिए आज क्या हो गया, हम लोग का जो यूपी हायर एजुकेशन का 2014 तक का पेपर था सब समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग जीडीसी के पेपर को देखेंगे। 2 पेपर है, मुझे लगता है कि एक जो 20 में अभी पेपर हुआ उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है, और 17 के पेपर को देखेंगे, और इसी तरीके से फिर हम लोग क्या देखेंगे, 13 का भी पेपर हुआ था, ठीक है, प्रवक्ता के पेपर को देखेंगे, ठीक है, एलटी के पेपर को देखेंगे, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, बिहार में जो पेपर हुआ। तो इस तरह मतलब हम लोग पहला ये उद्देश्य रहेगा कि जो टीचर के प्रश्न अभी तक आए हैं, शिक्षक परीक्षाओं के प्रश्न, ठीक है, टीचिंग एग्जाम से संबंधित जितने प्रश्न जीएस के आए हैं उन्हें हम लोग हल करते चलेंगे, और उसके बाद हम लोग किसकी तरफ रुख करेंगे, यूपी पीसीएस के प्रश्नों की तरफ रुख करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। जय गुरुदेव।